तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। जैसे द टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation. These are the 7 topics in NCERT we have to study in this chapter human reproduction. Human reproduction में इन 7 टॉपिक को हम लोग को स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बारे में स्टडी करना होगा और भी जो भी एक्सेसरी ग्लैंड सब जो है जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। फिर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवरी ये सब को डिस्कस करना होगा। फिर उसका जो भी डक्ट है, ग्लैंड्स है। फिर जैसे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है। फिर गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में जैसे मेल का स्पर्म का जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में मतलब गैमेट की फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो नेचुरल साइकिल होता है फीमेल में। फिर उसका फर्टिलाइजेशन, स्पर्म ओवम का फ्यूजन को जो फर्टिलाइजेशन करते हैं। फिर उसका जो जायगोट आपका यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी जो पूरा ड्यूरेशन ऑफ 9 मंथ होता है उस सारे को डिस्कस करेंगे। फिर जो उसमें स्टेप बाय स्टेप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और फिर वो जो पार्चुरेशन मतलब कि इजेक्शन ऑफ द बेबी आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू वेजाना और लास्ट में फिर लैक्टेशन जो है, ये 7 टॉपिक को जो है डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन होता है क्या, रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स है। थोड़ा इंट्रोडक्शन पे हम लोग देखेंगे कि डिफिनेशन क्या है, कि रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन द टॉपिक रिप्रोडक्शन या द टर्म रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक ऑर्गेनिज्म जब वो ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है उस प्रोसेस को, उस पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को, अपने बेबी को जो जन्म दे उस प्रोसेस को, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में देखे जाते हैं। तो जैसे बहुत प्लांट एंड एनिमल, प्लांट हो या एनिमल हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रोसेस देखा जाता है। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दोनों देखा जाता है। जैसे फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर 2 हमारा एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद वो 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों का डिफरेंसेस क्या, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। No gametes are formed. No gametes are formed in case of asexual reproduction. Asexual reproduction में gametes नहीं बनता है, जबकि sexual reproduction में gametes are formed. Gametes मतलब जैसे male gamete हुआ आपको, male gamete sperm, male gamete जो होता है, male gamete हुआ sperm और female gamete ovum. female gamete होता है ovum। तो ये male gamete हुआ sperm, female gamete हुआ ovum। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जब एक पेरेंट से जब रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल कहते हैं। इसमें नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग प्रोसेस है, किस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनता है, स्पर्म मेल का और फीमेल का जो ओवम, स्पर्म ओवम फ्यूज करके एक जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सो नो वेरिएशन। इन केस of asexual reproduction,
नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली इसमें गैमेट्स ही नहीं बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का मिक्सिंग नहीं होता। जहाँ पे गैमेट्स बनेगा वहीं पे तो गैमेट का मिक्सिंग होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से नो मिक्सिंग ऑफ द गैमेट। जब भी गैमेट का मिक्सिंग नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, जबकि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल सो वेरिएशन। वेरिएशन कहने का मतलब हुआ कि जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। अब इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि वेरिएशन नहीं होता है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो क्लोन होगा, मतलब कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जैसे जो इसका ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ स्प्रिंग ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के एग्जैक्ट आइडेंटिकल करने का मतलब हुआ क्या कि क्लोन होगा। इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफ स्प्रिंग को हम लोग क्लोन भी कहते हैं, मतलब 100% कॉपी होता है वो पेरेंट्स का। जैसा पेरेंट्स है उसी तरह का ऑफ स्प्रिंग होगा। जैसे हम लोग बाइनरी फ्यूजन इन एमोबिया में पढ़ते होंगे कि जैसे एक एमोबिया है उसका फ्यूजन हुआ बाइनरी फ्यूजन से, एक एमोबिया से दो एमोबिया बना। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग है और ये जो पेरेंट्स है दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होता है। इसमें जो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वेरिएशन नहीं होने की वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का मिक्सअप होता है। जैसे मेल का जो है, मेल का स्पर्म और फीमेल का जो है ओवम, ये स्पर्म ओवम फ्यूज करके जब जो जायगोट बनता है तो इसमें मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से इसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है। और फिर इसमें नॉर्मली मोर ऑफ स्प्रिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग बनते हैं नॉर्मली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूअर ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। ये एसेक्सुअल थोड़ा रैपिड प्रोसेस होता है इन रिलेटिव टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। अब जो है अब हम लोग इसको, ये जो हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे डिटेल में कि व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट आर द ऑर्गन विच इज इनसाइड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो है कौन कौन ऑर्गन है और उसको पूरा अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब स्टार्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन आता है ये ध्यान देना है। सबसे पहले इसेंशियल ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। इसेंशियल ऑर्गन वो ऑर्गन हुआ जो चाहिए ही रिप्रोडक्शन के लिए, द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, दैट इज द इसेंशियल ऑर्गन। इसेंशियल ऑर्गन के बिना जो है रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसेंशियल ऑर्गन के साथ में वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है उसे हम लोग एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन क्या होता है? तो प्ले सपोर्टिव रोल in reproduction. The organ which plays supportive role in reproduction is known as accessory organ. वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में मदद करे वो हो जाएगा एसेसरी ऑर्गन। और वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है, जो बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग इसेंशियल ऑर्गन कहते हैं। जैसे इसेंशियल ऑर्गन है क्या? तो इसेंशियल ऑर्गन है आपका अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस है अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो इसेंशियल ऑर्गन है। अब टेस्टिस का काम क्या है? तो टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड सेक्स हार्मोन। टेस्टिस का दो काम है। टेस्टिस का पहला काम है कि टेस्टिस जो है स्पर्म की प्रोडक्शन में मदद करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और टेस्टिस जो है सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग एंड्रोजन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन। ये सेक्स हार्मोन और साथ में स्पर्म के प्रोडक्शन में टेस्टिस मदद करता है। फिर अभी हम लोग टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर जो है डायग्रामेटिकली बना के शो करेंगे। और ये एसेसरी ऑर्गन में जो सपोर्टिव रोल मदद करता है, यानी कि वह ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में सपोर्टिव रोल प्ले करे उसे हम लोग एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन तीन गो होता है मेनली। पहला हो गया जैसे ये जेनेटल डक्ट, ग्लैंड्स एंड सपोर्टिंग ऑर्गन। तो जेनेटल डक्ट क्या हुआ कि जैसे जेनेटल डक्ट क्या काम क्या है? सबसे पहले कि जेनेटल डक्ट का काम क्या है? तो जेनेटल डक्ट कैरी स्पर्म
आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर जो स्पर्म आता है, यानी कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, फिर टेस्टिस से जो स्पर्म निकल के जो है स्पर्म डक्ट के जरिए, जेनिटल डक्ट के जरिए आउट ऑफ द बॉडी आता है, तो उसमें जेनिटल डक्ट मदद करता है। अब ये जेनिटल डक्ट 3 तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में। जैसे हो गया एक पेयर ऑफ एपिडिडमिस, पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। ये एपिडिडमिस और डिफरेंशिया इनका पेयर होता है, और ये यूरेथ्रा जो है ये सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट है, और ये यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर द बोथ स्पर्म एंड यूरिन। स्पर्म और यूरिन के लिए, दोनों के लिए, स्पर्म एंड यूरिन के लिए ये जो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज माना जाता है। यानी कि जो जेनिटल डक्ट है 3 है, एपिडिडमिस, वास डिफरेंशिया एंड यूरेथ्रा। इन तीनों डक्ट का इस्तेमाल करके जो स्पर्म जो है टेस्टिस से आउट ऑफ द बॉडी आता है। अब इन सारे को फिर हम जब हम लोग टेस्टिस का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर उसको देखेंगे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ग्लैंड्स में आ गया, फिर ग्लैंड्स का क्या काम है रिप्रोडक्शन में। तो जैसे कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो प्रोड्यूस सिक्रेशन दैट नरिश, ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योर स्पर्म। ग्लैंड्स जब अपना सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब टेस्टिस से स्पर्म निकल के जेनिटल डक्ट के जरिए आते रहते हैं, तो ऑन देयर वे, उसके पाथ में, उसके रास्ता में ग्लैंड सब अपना सिक्रेशन डालता है, जिस सिक्रेशन के मदद से स्पर्म को जो है मैच्योरेशन प्रोवाइड होता है, और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, और साथ में नरिशमेंट में। यानी कि ग्लैंड का 3 काम है कि स्पर्म जब टेस्टिस से बन के आउट ऑफ द बॉडी आता है जेनिटल डक्ट के जरिए होते हुए, तो रास्ते में उसे ग्लैंड्स मिलते हैं, जिस ग्लैंड का काम क्या है, तो वो ग्लैंड स्पर्म को नरिशमेंट में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं, और स्पर्म को मैच्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब ये ग्लैंड्स जो है हमारे ये शरीर में 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा हो गया कॉर्पस ग्लैंड। तो ये सेमिनल वेसिकल्स एंड ये कॉर्पस ग्लैंड ये पेयर में होते हैं। दीज आर द 2 ग्लैंड्स विच आर इन पेयर। सेमिनल वेसिकल्स एंड कॉर्पस ग्लैंड ये पेयर में होते हैं, जबकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल होता है। यानी कि ये 2 सेमिनल वेसिकल्स, ये 2 कॉर्पस ग्लैंड, और 1 जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये 3 तरह का ग्लैंड हुआ। तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो ट्रांसपोर्ट, नरिशमेंट और मैच्योरेशन स्पर्म को प्रोवाइड कराता है। अब लास्ट हमारा है सपोर्टिंग ऑर्गन। सपोर्टिंग ऑर्गन कौन सा है जो रिप्रोडक्शन में मदद करता है? तो एक है स्क्रोटम, एक है पेनिस। वो स्क्रोटम और पेनिस। स्क्रोटम क्या हुआ कि स्क्रोटम के इनसाइड जो है हमारा टेस्टिस लाइज करता है। जो है स्क्रोटम जो है टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री जो है कम करने में मदद करता है। स्क्रोटम के इनसाइड ही जो है टेस्टिस लाइज करता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जानते हैं हम लोग की जो 2-3 डिग्री जो है 2-3 डिग्री कम होनी चाहिए बॉडी टेम्परेचर। 2-3 डिग्री जो है बॉडी टेम्परेचर कम होनी चाहिए, जिसको जो है स्क्रोटम मदद करता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कि टेस्टिस के जो टेम्परेचर को है डिक्रीज करने में मदद करता है। अब हम लोग जो है डायग्रामेटिकली देखेंगे सारे ऑर्गन को कि जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद जो है टेस्टिस लाइज करता है आउटसाइड द बॉडी विद इन अ पॉच नॉन एज स्क्रोटम। यानी कि टेस्टिस जो है, जानते हैं कि टेस्टिस जो हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमाइनल होता है, जो बॉडी के आउटसाइड रिलीज करता है विद इन अ पॉच, जिस पॉच को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम कहते हैं एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, जिस पॉच लाइक स्ट्रक्चर के इनसाइड जो है ये टेस्टिस लाइज करता है। अब इसमें टेस्टिस को जो है स्क्रोटम में लाइज करने का फायदा क्या होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जानते हैं कि बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम होनी चाहिए टेस्टिस का टेम्परेचर। तो टेस्टिस जो है जब भी जो आउटसाइड द बॉडी लाइज करता है स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को डिक्रीज करने में मदद करता है। स्क्रोटम है क्या? तो स्क्रोटम इज अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर विच डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम होनी चाहिए टेस्टिस का, जो हमें स्क्रोटम प्रोवाइड कराता है। इसीलिए टेस्टिस हमारा जो है एक्स्ट्रा एब्डोमाइनल आउटसाइड द बॉडी लाइज करता है। वैसे बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ, टेस्टिस लाइज इनसाइड द एब्डोमेन एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रा एब्डोमाइनल टेस्टिस। लेकिन जैसे ही बर्थ के बाद जो है इंज्यूनल कैनाल इज द पाथ जिसके थ्रू जो है वो टेस्टिस डिसेंड होता है आउटसाइड द बॉडी विद इन अ पॉच नॉन एज स्क्रोटम। यानी कि बर्थ से पहले जो है ना, बिफोर बर्थ टेस्टिस इंट्रा एब्डोमाइनल होता है, और बर्थ के बाद जो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमाइनल होता है।
तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस एक पॉच में लाइज करता है जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो है बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2-3 डिग्री कम करता है। अब यहाँ पर टेस्टिस की इनसाइड द टेस्टिस जो है आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद ये जो है टेस्टिस यहाँ पे टेम्पोरी स्टोर होता है इपिडिडमिस में। जो इपिडिडमिस जो है यहाँ पे मैचुरेशन भी होता है स्पर्म का, यहाँ पे स्पर्म जो है टेम्पोरी स्टोर होता है, फिर मैच्योर होता है। फिर उसके बाद ये जो है टेस्टिस जो है आपका ये जो जेनिटल डक्ट है जो बताए थे कि जो कैरी करता है स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द टेस्टिस। तो यहाँ से आपका टेस्टिस जो इपिडिडमिस से होते हुए इस डक्ट से होते हुए जिसको हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल में फिर आगे देखेंगे हम कि यहाँ से पहले रेटी टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, फिर इपिडिडमिस, फिर जो है वासा डिफरेंसिया के थ्रू वासा डिफरेंसिया जो है ये इट्स लूप ओवर द यूनरी ब्लडर। ये हमारा यूनरी ब्लडर का स्ट्रक्चर है। यूनरी ब्लडर के ऊपर में जो है ये एक वासा डिफरेंसिया जो है एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो टेस्टिस के इनसाइड में जो स्पर्म बना वो स्पर्म बनने के बाद फिर जो वासा डिफरेंसिया से जो होते हुए जो यहाँ पर आता है, फिर उसके रास्ते में ऑन देयर पाथ जो है उसको ग्लैंड सबका सिक्रेशन मिलता है। जैसे हमारा ग्लैंड बताते 3 तरह का ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड का सिक्रेशन जो है इसमें स्पर्म में ऐड होता है। यहाँ पर स्पर्म आपका जो स्पर्म जो है इधर से आ रहा है, वासा डिफरेंसिया से आ रहा है, और रास्ते में यहाँ पे जो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड जिसको हम लोग सेमिनल वेसिकल कहते हैं, सेमिनल वेसिकल जो अपना सिक्रेशन जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं वो रिलीज होगा इसमें। फिर स्पर्म को रास्ते में जो है सेमिनल प्लाज्मा सब इसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर से प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन जो है यहाँ पे डाल देगा। फिर उसके बाद कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रेशन सारा मिलके फिर यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, तो जब आपका यहाँ पे जैसे सेमिनल वेसिकल्स का जो डक्ट है फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल का डक्ट और ये जो वासा डिफरेंसिया का डक्ट है दोनों मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए फिर यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म जो है बाहर आता है। फिर ये जो सबसे आउटर पोर्शन है जिसको हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ग्लैंस पेनिस के ऊपर में जो स्किन होता है जिसको हम लोग फोर स्किन कहते हैं। यानी कि अब इसके यहाँ पे जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ये पूरा क्लियर नहीं है, इसको फिर हम लोग दूसरे डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे जैसे इस स्ट्रक्चर में इसी टेस्टिस के डायग्राम को हम लोग थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देख रहे हैं कि टेस्टिस की इनसाइड, आखिर टेस्टिस के इनसाइड क्या क्या होता है। तो टेस्टिस की इनसाइड 2 to 250 कंपार्टमेंट होता है, जिस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। यानी कि ये सपोज दिस इज अ टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर इनसाइड द टेस्टिस कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। टेस्टिस के इनसाइड क्या बने होते हैं, कंपार्टमेंट बने होते हैं। और ये कंपार्टमेंट कितना होता है, 200 से 250 कंपार्टमेंट होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जिस कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे ये हमारा ये टेस्टिस का जो बड़ा वाला डायग्राम है, ये टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट सब होते हैं जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट हो गया जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कह दिए। अब हर एक कंपार्टमेंट, जैसे ये एक कंपार्टमेंट है, इस एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 to 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। क्या होता है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट, जिस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 कंपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे ये पूरा एक डायग्राम हम बना के रखे हुए हैं यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, एक बड़ा मेल जर्म सेल छोटा वाला, एक बड़ा वाला सर्टोरी सेल। मतलब यहाँ पे एक समझने के लिए 2 तरह का सेल दिखाया गया है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जो छोटा है वो है आपका मेल जर्म सेल, एक है सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल जो है 2 तरह का सेल है यहाँ पे। तो ये समझना इसमें सिंपल है कि जो एक टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 और कंपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह का सेल होता है, एक मेल जर्म सेल होता है, एक सर्टोली सेल होता है। मेल जर्म सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म।
ये मेल जर्म सेल के अंदर ही जो है, यही मेल जर्म सेल जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। और ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि मेल जर्म सेल से स्पर्म बना, अब स्पर्म बनने के बाद वो स्पर्म जो है सर्टोली सेल में आता है, सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देता है, मेल जर्म सेल को सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही दो तरह के सेल होते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जिसको हम मेल जर्म सेल कहते हैं और सर्टोली सेल कहते हैं। तो मेल जर्म सेल जो है जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और सर्टोली सेल जो मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। फिर यहाँ पे जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया इसमें सर्टोली सेल के अंदर, मेल जर्म सेल के अंदर, फिर वो रेटी टेस्टिस के जरिए जो है बाहर आता है। फिर रेटी टेस्टिस जो है भाषा इफ्रेंसिया, उसके बाद जो डक्ट बनता है एपिडिडमिस, एपिडिडमिस में फिर टेम्पोररी स्टोर हुआ, मैचुरेशन हुआ, फिर एपिडिडमिस के बाद जो है भाषा डिफरेंसिया यहाँ पर फिर आता है। फिर उसके रास्ते में जो है ग्लैंड सबका सिक्रेशन मिलता है। यहाँ पे ओवरऑल हम लोग को देखने को क्या क्या मिला, एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले कि टेस्टिस है, सबसे पहले क्या है कि टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ये सपोज दिस इज अ टेस्टिस, टेस्टिस की इनसाइड 2 से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिस कंपार्टमेंट को लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 to 3, हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 to 3 और कंपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का एक डायग्राम बताए थे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, एक मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा, सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। फिर उसके बाद जैसे अच्छा, अब ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे यहाँ पे है ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो है, इन बिटवीन द 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज अ इंटरस्टिशियल सेल, यानी कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में भी जो सेल प्रेजेंट होता है, जिस सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और यही इंटरस्टिशियल सेल जो है मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिस हार्मोन को हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है। अब एक बार फिर से जैसे किस डक्ट के थ्रू जो आता है, तो वो उसका ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले रेटी टेस्टिस का वासा डिफरेंसिया, एपिडिडमिस, उसके बाद वास डिफरेंसिया, और फिर जहाँ पर से वास डिफरेंसिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन होता है, वहाँ से आपको इजैकुलेटरी डक्ट स्टार्ट होता है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद जो है यूरेथ्रा होता है। तो इसको जो है हम लोग एक बार और फिर से समझ लेते हैं आखिरी बार कि टेस्टिस के अंदर इनसाइड द टेस्टिस 200 to 250 कंपार्टमेंट होता है, जिस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। सपोज दिस इज अ टेस्टिस, तो टेस्टिस के अंदर जो है 200 से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिस कंपार्टमेंट को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर कंपार्टमेंट के अंदर फिर से 2-3 कंपार्टमेंट होता है, जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यानी कि एक टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट है, और हर कंपार्टमेंट, एवरी कंपार्टमेंट के अंदर फिर से 2-3 कंपार्टमेंट है, जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर 200 से 250 कंपार्टमेंट, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 कंपार्टमेंट होता है, जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जैसे ये डायग्राम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, ध्यान से समझिएगा। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह का सेल, यहाँ पे देखिएगा कि एक सेल छोटा है, एक सेल बड़ा। तो जो छोटा सेल है हमारा वो मेल जर्म सेल है, जो बड़ा वाला सेल है वो सर्टोली सेल है। तो ये मेल जर्म सेल जो है ये स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है। मेल जर्म सेल किसके प्रोडक्शन में मदद करता है? तो मेल जर्म सेल स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है। फिर सर्टोली सेल का क्या काम है? तो सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। सर्टोली सेल का क्या काम है? तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको? स्पर्म को। यानी कि मेल जर्म सेल के अंदर डिवीजन होगा, जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, यानी कि म्योटिक डिवीजन जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। मेल जर्म सेल के अंदर म्योटिक डिवीजन जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, मियोसिस होता है तब जाके जो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये पूरा जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको पूरा हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसमें मियोसिस होता है मेल जर्म सेल में, और उससे हमारा स्पर्म का प्रोडक्शन। मोटा मोटी यहाँ पे ये जानना आपको
कि मेल जर्म सेल स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करते हैं और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को। और ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल होता है जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल ही जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम लोग एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोग जो डायग्रामेटिकली स्टडी किए हैं अब उसको जो है हम लोग एक नोट्स के फॉर्म में देख लेंगे कि जैसे टेस्टिस क्या है। तो testis is situated outside the body within an pouch known as scrotum. Testis situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. यानी कि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाइज करता है एक पॉच में जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। और चूंकि टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाइज करता है इसीलिए टेस्टिस को जो हम लोग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। माइनर कोई पूछे कि टेस्टिस को एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों कहते हैं? व्हाई टेस्टिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल? बिकॉज टेस्टिस लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लाइज करता है एक पॉच में जिसे स्क्रोटम कहते हैं, और चूंकि ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इसलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। बट ये याद रखने वाली चीज है कि बिफोर बर्थ जो है टेस्टिस जो है इंट्रा एब्डोमिनल होता है। बर्थ के बाद जो है ना टेस्टिस वो डिसेंड होता है जिसे हम लोग डिसेंड डाउन, जिसे हम लोग नीचे आता है, जिसे हम लोग स्क्रोटम में आता है। लेकिन बर्थ से पहले जो इंट्रा एब्डोमिनल होता है टेस्टिस। फिर उसका स्क्रोटम है क्या? तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि टेस्टिस का टेम्परेचर जो है 2 या 3 डिग्री जो है बॉडी के टेम्परेचर से कम हो तभी जाके स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री जो है कौन कम करवाता? तो स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम ही है जो कि टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम करके रखे, मेंटेन करता है। और जैसे कि फिर टेस्टिस इज कवर बाय डेंस कवरिंग कॉल्ड टूनिका अल्बुजिनिया। टेस्टिस के ऊपर में एक कवरिंग होता है, डेंस कवरिंग होता है फाइबर का, जिसे हम लोग टूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। फिर उसके बाद की ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। पहले भी हम बता दिए हैं कि टेस्टिस के अंदर इनसाइड द टेस्टिस 202 से 250 कंपार्टमेंट होता है, यानी कि अबाउट लगभग जो है 250 कंपार्टमेंट होता है टेस्टिस के अंदर, जिसे हम लोग जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। फिर उसका इस टेस्टिकुलर, ये मान लीजिए टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट है। फिर हर एक टेस्टिस के कंपार्टमेंट के अंदर इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैज 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी कि फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर फिर कंपार्टमेंट है 1 से 3 जिसे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय कहने का मतलब है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है 2 तरह का सेल होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह का सेल होता है, पहले ही बता चुके कि एक मेल जर्म सेल होता है, एक सर्टेली सेल होता है। फिर मेल जर्म सेल अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन। मेल जर्म सेल की कौन सा डिवीजन करता है? तो मेल जर्म सेल के अंदर म्यूटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। यानी कि मेल जर्म सेल का जर्म सेल जो है ना, जर्म सेल वो आपको स्पर्म बनाता है। जर्म सेल क्या करता है? स्पर्म बनाता है। लेकिन जो सर्टोली सेल है वो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। यानी कि मेल जर्म सेल जो ये इस सेल को जो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इस सेल का, जर्म सेल का काम है स्पर्म प्रोडक्शन करना, और सर्टोली सेल का काम है कि न्यूट्रिशन देना। स्पर्म बनता है ना, स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल में वो इम्बेड होता है, फिर वहां पर उसको न्यूट्रिशन मिलता है। अब हम लोग आगे कुछ देखेंगे इसको कि जैसे इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लोग लेडिक सेल के भी नाम से जानते हैं, मतलब इंटरस्टिशियल सेल जिसका दूसरा नाम है लेडिक सेल। बताए थे पहले भी कि इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ राउंडेड सेल कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल, राउंडेड सेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। और ये इंटरस्टिशियल सेल का क्या काम है? तो ये सिक्रेट्स मेल हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है? तो इंटरस्टिशियल सेल मेल हार्मोन सिक्रेट करता है। मेल हार्मोन कौन सा? तो हो गया टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन।
टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम है एंड्रोजन, जो हमारा आईसी इंटरस्टिशियल सेल जो है सिक्रेट करता है। यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो भी सेल प्रेजेंट होता है उस सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल एक मेल हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। फेल्योर टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन कॉज इम्पोटेंसी। अब मान लेते हैं कि किसी के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं करता है, उसी के कारण इम्पोटेंसी हो जाता है। इम्पोटेंसी मतलब वो अनेबल टू प्रोड्यूस, जिसे हम लोग इम्पोटेंसी कहते हैं, जो जिसका फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने यंग वंस को। तो इम्पोटेंसी आने का कारण यही है कि मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो गया किसी कारणवश। तब आप नेक्स्ट देखते हैं कि अ कंडीशन इन विच टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द एस्क्रोटम। टेस्टिस जो है कभी कभी जो है एस्क्रोटम में नहीं आ पाता। पहले भी हम बता चुके कि टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमाइनल होता है, बट बर्थ से पहले जो है टेस्टिस इंट्रा एब्डोमाइनल होता है। बर्थ से पहले क्या होता है? टेस्टिस इंट्रा एब्डोमाइनल। तो फिर जैसे डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे बेबी जो बाहर आता है तो वो टेस्टिस जो डिसेंड्स होता है नीचे आता है, फिर वो आता है कहाँ कि एस्क्रोटम में आता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश जो है टेस्टिस जो है एस्क्रोटम में नहीं आ पाता है। तो क्या हुआ कि कंडीशन इन विच टेस्टिस फेल टू डिसेंड, यानी कि जो टेस्टिस इंट्रा एब्डोमाइनल होता है बर्थ से पहले, तो बर्थ जैसे हुआ तो उसको नीचे आनी चाहिए ना, लेकिन किसी कारणवश टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द एस्क्रोटम। अब टेस्टिस क्या हुआ? एस्क्रोटम में नहीं आ पाया एंड रिटेन्ड विदिन द एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड द क्रिप्टोचाइडिज्म। यानी कि क्रिप्टोचाइडिज्म क्या होता है कि व्हाट इज क्रिप्टोचाइडिज्म? मतलब सिंपल है कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस क्या है कि एब्डोमेन से डिसेंड जो होता है एस्क्रोटम में, अगर वो ना हो पाए, यानी कि टेस्टिस जो एस्क्रोटम में ना आ पाए, तो उस कंडीशन को क्रिप्टोचाइडिज्म कहते हैं। व्हाट इज क्रिप्टोचाइडिज्म? कि जब टेस्टिस जो है डिसेंड ना हो पाए एस्क्रोटम में और एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, उस कंडीशन को हम लोग क्रिप्टोचाइडिज्म कहते हैं। अब यूनोचाइडिज्म ये क्या होता है? फेल्योर ऑफ सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बोले थे ना कि टेस्टोस्टेरोन कभी कभी जो नहीं बनता है जिसके कारण इम्पोटेंसी होता है, तो वह कंडीशन जिसमें किसी का जो टेस्टिस जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में सक्षम ना हो, यानी कि टेस्टोस्टेरोन ना बना पाए जिसका टेस्टिस, वैसे कंडीशन को कहते हैं यूनोचाइडिज्म। अब है लास्ट है कि ऑर्चिडेक्टोमी को ही कैस्ट्रेशन कहते हैं। ऑर्चिडेक्टोमी क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टेस्टिस कॉल्ड कैस्ट्रेशन या ऑर्चिडेक्टोमी, यानी कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से टेस्टिस को जो बॉडी से बाहर निकाल लेते, उस कंडीशन को ऑर्चिडेक्टोमी। 3 अंतर में बहुत सिंपल है। क्रिप्टोचाइडिज्म जब टेस्टिस जो है एस्क्रोटम में ना आ पाए, जब टेस्टिस एस्क्रोटम में ना आ पाए, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, क्रिप्टोचाइडिज्म। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना बना पाए, यूनोचाइडिज्म। और ऑर्चिडेक्टोमी सर्जिकली जब जो है टेस्टिस को हम लोग निकाल लेते हैं सर्जिकल ऑपरेशन प्रोसीजर करके, उस कंडीशन को ऑर्चिडेक्टोमी कहते हैं। अब हम लोग देखने जाना है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है ये हम लोग पूरा प्रोसेस आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने में जो हार्मोनल चेंज होता है, जिस हार्मोनल चेंज की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, या फिर वह हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, अभी उसको डिस्कस करेंगे। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को ये स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोगोनिया से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। जिस तरह से मेल गैमेट स्पर्म है और फीमेल गैमेट ओवम है, मेल गैमेट क्या स्पर्म है, फीमेल गैमेट ओवम है, तो मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को, यानी कि स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इट बिगिंस ड्यूरिंग पुबर्टी
एंड कंटिन्यूज टिल डेथ, यानी कि ये पुबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है और ये डेथ तक चलता रहता है। यानी कि कहा जाता है कि जो मेल होता है, मेल के पास कैपेबिलिटी है कि मेल जो है जैसे ही पुबर्टी स्टेज आने के बाद वो डेथ तक जो है वो मतलब कि एबल टू प्रोड्यूस, बट इन केस ऑफ फीमेल यू नो दैट कि फीमेल के केस में 40 या 45 के बाद जो है वो मदर नहीं बन सकती, बट अ मेल कैन बी फादर टिल हिज डेथ, यानी कि ओल्ड एज में भी जो है एक मेल जो है फादर बन सकता है क्योंकि उसका स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उस एज में भी चलता रहता है। अब ये सीधा सीधी क्या हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी कि मेल गैमेट कौन सा स्पर्म, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान कैसे हार्मोनल रेगुलेशन होता है इसको देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट at the age of puberty and age of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone which is secreted by the hypothalamus। यानी कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है पुबर्टी स्टेज में, यानी कि मैच्योरिटी आने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, यानी कि जैसे ही आदमी मैच्योर होता है तो मैच्योर होने के बाद उसके हाइपोथैलेमस से ये GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। यानी कि जब इंसान चाइल्डहुड स्टेज में रहता है तभी उसका हाइपोथैलेमस जो है GnRH सिक्रेट करता रहता है, लेकिन एक स्टेज आने का, मैच्योरिटी आने के बाद, ये 16 या 18 प्लस होने के बाद जो है उसका हाइपोथैलेमस जो है वो GnRH हार्मोन को जो है ज्यादा सिक्रेट करने लगता है। यानी कि हाइपोथैलेमस से जब GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे स्टार्ट होता है, तो द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन सिक्रेट किया, सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन सिक्रेट किया, फिर वो GnRH हार्मोन देन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी, एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वो GnRH हार्मोन जो है GnRH हार्मोन ये हाइपोथैलेमस इसको सिक्रेट किया, फिर ये हार्मोन जो जैसे हाइपोथैलेमस से निकलेगा उसके बाद ये हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करने लगेगा। यानी कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से आपका निकला GnRH हार्मोन, ये GnRH हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है ये काम करने लगता है। विद द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH हार्मोन देन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ टू हार्मोन। सबसे पहले क्या हुआ कि समझिएगा ध्यान से कि हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया। अब जैसे ही GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो मास्टर ग्लैंड होता है उसके एंटीरियर रीजन पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये GnRH हार्मोन एक्ट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप दो तरह का हार्मोन सिक्रेट कीजिए, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि LH और FSH। हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलेगा तो GnRH हार्मोन का सिक्रेशन जैसे बढ़ेगा तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन को रिलीज करवाएगा, एक LH हार्मोन, एक FSH हार्मोन। फिर ये LH हार्मोन और FSH हार्मोन क्या करेगा, दोनों का दो अलग अलग फंक्शन है कि LH एक्ट ऑन लेडिंग सेल, LH किस पे एक्ट करेगा, लेडिंग सेल पे, एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जैसे हम पढ़े थे ना कि दो तरह का सेल होता है, एक लेडिक सेल, एक सर्टोली सेल। तो लेडिक सेल पे LH काम करेगा और सर्टोली सेल पे जो है FSH काम करेगा। यानी कि बताए थे पहले कि हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह का सेल है, एक लेडिक सेल, एक सर्टोली सेल। लेडिक सेल का काम क्या था, तो लेडिक सेल जो स्पर्म बनाता है, सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसी लेडिक सेल पे ये LH एक्ट करेगा। लेडिक सेल पे किसका एक्शन होगा, तो लेडिक सेल पे जो LH हार्मोन का एक्शन होगा। जैसे ही लेडिक सेल पे LH हार्मोन का एक्शन होगा वो जो है स्पर्मेटो ये एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट कर देगा और विच इन टर्न स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे LH जो है लेडिक सेल पे एक्ट करके एंड्रोजन रिलीज करवाएगा तो उससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंस LH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल
सो इट इज कॉल्ड ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या है कि LH जो है, LH लेडिक सेल पे ही एक्शन करता है। लेडिक सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। चूंकि LH जो है इंटरस्टिशियल सेल पे एक्शन करता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, सिंपल समझना है कि हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया। जैसे ही हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया, ये GnRH हार्मोन जो किस पे काम करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जैसे एक्शन करेगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह का हार्मोन रिलीज होगा, एक LH हार्मोन रिलीज होगा, एक FSH रिलीज होगा। तो ये जो LH है, ये LH जो है वो लेडिक सेल पे एक्शन करेगा। LH लेडिक सेल पे, L से लेडिक, L से LH हार्मोन जो लेडिक सेल पे काम करेगा, और FSH जो है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल पे एक्शन करेगा। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और FSH जो है सर्टोली सेल पे एक्शन करके कुछ फैक्टर रिलीज करेगा, जो फैक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में मदद करेगा। FSH ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। FSH जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतना देखे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में किस तरह से हार्मोनल रेगुलेशन होता है। तो इसमें सिंपल देखना है कि हाइपोथैलेमस से पुबर्टी स्टेज में हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन जो है हाइपोथैलेमस से बढ़ेगा। तो जैसे GnRH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, वो GnRH हार्मोन जो है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करने लगेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो एक्शन करके जो दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करेगा, एक LH जिसको लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, एक FSH जिसे फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। फिर LH आपको लेडिक सेल पे काम करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, और FSH जो आपको सर्टोली सेल पे एक्शन करेगा, कुछ फैक्टर रिलीज करेगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग जो है इसका जो हार्मोनल रेगुलेशन है, इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे कि फ्लो चार्ट फॉर द हार्मोनल रेगुलेशन। अभी हम जो समझाए थे लिख के पूरा, उसको एक डायग्रामेटिकली देखेंगे ताकि जो हम लोग को इजीली याद हो जाए। सबसे पहले हम बताए थे कि हाइपोथैलेमस से जो है पुबर्टी स्टेज आने के बाद, जैसे मैच्योरिटी आने के बाद क्या होता है हाइपोथैलेमस से कि GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। यानी कि हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन सिक्रेट करता रहता है पहले भी, लेकिन एक एज आने के बाद, मैच्योरिटी आने के बाद, ये हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन का सिक्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे GnRH का लेवल बढ़ा, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है GnRH हार्मोन ज्यादा सिक्रेट करने लगा। जब GnRH हार्मोन जो है ज्यादा सिक्रेट होने लगेगा हाइपोथैलेमस पे, तो वो इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH हार्मोन एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये GnRH हार्मोन जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह का हार्मोन रिलीज होगा, एक LH लुटिनाइजिंग हार्मोन, एक FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है ICSH। चूंकि LH जो है, LH किस पे एक्शन करता है, तो LH लेडिक सेल पे एक्शन करता है, और लेडिक सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। तो LH जो है चूंकि इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है, इसलिए LH को जो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। क्योंकि LH जो है इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है कि जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज कीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह का हार्मोन रिलीज हुआ, एक LH एक FSH। LH एक्शन करेगा लेडिक सेल पे, FSH एक्शन करेगा सर्टोली सेल पे। लेडिक सेल पे LH एक्शन करके लेडिक सेल को कहेगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कीजिए, जिसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। और फिर ये FSH जो है सर्टोली सेल पे एक्शन करेगा और वहां से सम फैक्टर रिलीज करेगा सर्टोली सेल से। अब ये फैक्टर, ये टेस्टोस्टेरोन दोनों मिलके जो है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को करवाएगा। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए हम लोग को हार्मोन का जरूरत पड़ता है, LH
हार्मोन का और एफएसएच हार्मोन का, ये एलएच और ये एफएसएच दोनों हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब ये दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कब होगा? जब जीएनआरएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा और जीएनआरएच हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कौन सीक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया?